नमस्ते और स्वागत है। आज हम इंटीरियर डिजाइन की दुनिया के एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो मतलब आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है। क्वाइट लग्जरी। यानी शांत विलासिता। हाँ, शांत विलासिता। सुनने में लगता है कि ये शायद अमीरों का कोई नया फैशन ट्रेंड होगा, लेकिन जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो बताते हैं कि इसके पीछे एक पूरी सोच है, एक फलसफा है। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन जरिया है, न्यूयॉर्क के मशहूर डिजाइनर निकोलस ओबीट के साथ हुई एक बातचीत के कुछ अंश। हाँ, और आज हमारी कोशिश सिर्फ इस शब्द का मतलब समझने तक ही नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोच आखिर आई कहाँ से। ये जो आजकल मिनिमलिज्म इतना चलता है, सादगी, सही। उससे ये अलग कैसे है। क्योंकि दोनों में ही चीजें तो कम होती हैं। और सबसे जरूरी बात, इसके पीछे वो कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी, मतलब बजट चाहे जो भी हो, अपने घर को ज्यादा सुकून भरा बनाने के लिए अपना सकता है। और निकोलस ओबीट की कहानी वो इसे समझने के लिए एक शानदार शुरुआत है। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं। निकोलस को, जैसा कि आपने बताया, बचपन से पता था कि उन्हें डिजाइनर बनना है। हाँ, और न्यूयॉर्क जाना है। ये तो एक बहुत साफ मंजिल हो गई। बिल्कुल। लेकिन हर सफर में एक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। उनके करियर में वो मोड़ कैसे आया? वो मोड़ बड़ा ही दिलचस्प था, मतलब किस्मत का खेल कह सकते हैं। वो कॉलेज के एक असाइनमेंट के लिए शिकागो गए थे कुछ डिजाइनर्स का इंटरव्यू करने। अच्छा। और वहां घूमते घूमते वो मशहूर डिजाइनर जॉनथन एडलर के स्टोर में पहुंच गए। वाह। वहां उनकी मुलाकात हुई स्टोर की रिटेल हेड से। उन्होंने निकोलस का काम देखा, उनका उत्साह देखा, और वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने सीधे न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप के लिए उनकी सिफारिश कर दी। अरे वाह, मतलब ये तो एक ऐसा मौका था जो मांगने पर भी आसानी से नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि सिर्फ मौका मिलना ही काफी नहीं होता, सही बात है। उस मौके को भुनाना भी पड़ता है। और सूत्रों में एक और छोटी सी कहानी है जो दिखाती है कि उन्होंने ठीक वैसा ही किया। बिल्कुल, वो कहानी उनके काम करने के तरीके को दिखाती है। हुआ ये कि इंटर्नशिप के दौरान एक दिन ऑफिस में जो प्रोडक्ट डिजाइन हेड थीं, वो मौजूद नहीं थीं। और ठीक उसी दिन जॉनथन एडलर को एक टेबल के डिजाइन में कुछ बदलाव देखने थे। अच्छा। अब कोई और होता तो शायद इंतजार करता, लेकिन निकोलस ने वो मौका पकड़ा। उन्होंने तुरंत ऑटोकैड पर उस टेबल का नया डिजाइन बनाकर दिखा दिया। कमाल है, मतलब उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ कमरों को सजाना ही नहीं बल्कि चीजों को बनाना भी जानते हैं। एग्जैक्टली। और इस एक घटना ने, जैसा आपने कहा, उनके करियर का रास्ता ही बदल दिया। तो ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सही कहा। जॉनथन एडलर ने उनमें वो क्षमता देखी और फिर उन्हें किसी एक काम में बांधा नहीं। अगले 7 सालों तक निकोलस ने वहां सब कुछ किया। फर्नीचर डिजाइन, फोटोशूट की स्टाइलिंग, कैटलॉग डिजाइन, यहाँ तक कि मार्केटिंग भी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक तरह की पाठशाला थी, जहां उन्होंने एक चीज को कागज पर बनाने से लेकर उसे बेचने तक का पूरा सफर सीखा। और इसी अनुभव ने उन्हें अपना स्टूडियो शुरू करने का आत्मविश्वास दिया। ये समझना वाकई जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनकी सोच सिर्फ सतही नहीं है, वो चीजों की गहराई में उतरते हैं। और शायद यही बात हमें आज के मुख्य विषय पर लाती है, क्वाइट लग्जरी। निकोलस इसे एक लाइन में समझाते हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। वो कहते हैं, एक कमरा चिल्लाना नहीं चाहिए, उसे फुसफुसाना चाहिए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। चिल्लाने वाला कमरा वो है जिसमें घुसते ही आपकी नजर एक बहुत बड़े चमकीले सोने के झाड़ फानूस पर पड़े, जो अपनी कीमत का ऐलान कर रहा हो। बिल्कुल। लेकिन फुसफुसाने वाला कमरा वो है जहां शायद आपकी नजर एक आरामदायक कुर्सी पर लगे एक छोटे से पीतल के कफ डिटेल पर जाए, वो भी काफी देर बाद। पहली चीज दिखावा है, दूसरी चीज बारीकी, और क्वाइट लग्जरी इसी बारीकी का नाम है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मिनिमलिज्म यानी सादगी का ही दूसरा ज्यादा महंगा नाम नहीं है? क्योंकि मिनिमलिज्म में भी तो कम चीजें होती हैं, कोई दिखावा नहीं होता। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। मिनिमलिज्म अक्सर ठंडा, कठोर और थोड़ा इम्पर्सनल, मतलब अवैयक्तिक महसूस हो सकता है, जैसे कोई आर्ट गैलरी या होटल का कमरा। सही। लेकिन क्वाइट लग्जरी गर्मजोशी, आराम और व्यक्तित्व के बारे में है। यहाँ सारा जोर चीजों की बनावट पर है, उनके टेक्सचर पर, वो किस मटेरियल से बनी है, क्या सोफे का कपड़ा छूने में मुलायम है,
क्या लकड़ी की मेज पर हाथ फेरने पर उसके ग्रेन्स महसूस होते हैं? ये एहसास के बारे में है, सिर्फ दिखने के बारे में नहीं। निकोलस अपने काम करने के तरीके के लिए एक बड़ा दिलचस्प फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, सोचा समझा लेकिन स्वाभाविक। कंसिडर्ड येट विसरल। हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, लेकिन इसमें ही स्टाइल का राज छिपा है। सोचा समझा हिस्सा है कमरे में संतुलन बनाना। जैसे अगर कमरे के एक कोने में कोई भारी भरकम सोफा है, तो दूसरी तरफ वो हल्की फुल्की पतली टांगों वाली कुर्सियां या कांच की टेबल रखेंगे, ताकि वजन बैलेंस हो जाए। बिल्कुल, ये गणित की तरह है। लेकिन फिर आता है स्वाभाविक हिस्सा, जिसे वो वाइल्ड कार्ड कहते हैं। वाइल्ड कार्ड मतलब कुछ ऐसा जो नियमों के हिसाब से ना हो। एग्जैक्टली। इस पूरे सोचे समझे संतुलन में वो जानबूझकर एक ऐसी चीज डाल देते हैं जो शायद वहां फिट ना हो सकता है वो क्लाइंट के परिवार की कोई पुरानी घिसी पिटी कुर्सी हो जो विरासत में मिली है। अच्छा। या कोई ऐसी पेंटिंग जिसके रंग बाकी कमरे से बिल्कुल मेल ना खाते हों। उस एक वाइल्ड कार्ड चीज की वजह से कमरा अचानक जिंदा हो उठता है। वो एक परफेक्ट कैटलॉग जैसा दिखने वाला कमरा नहीं रहता, बल्कि एक घर लगने लगता है जिसकी अपनी एक कहानी है। ये तो कमाल की बात है। और अगर हम इसे निकोलस की अपनी कहानी से जोड़कर देखें, तो वो खुद जोनाथन एडलर के ऑफिस में एक वाइल्ड कार्ड ही तो थे। एक इंटर्न जिसने अप्रत्याशित रूप से एक डिजाइन बनाकर पूरी स्थिति को और दिलचस्प बना दिया। क्या खूब कनेक्शन जोड़ा है आपने। बिल्कुल यही बात है। ये परफेक्शन में एक जानबूझकर डाली गई खामी है जो उसे और ज्यादा सुंदर बना देती है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आज इतना लोकप्रिय क्यों है, इसकी जड़ भी यही है। लोग अब ब्रांड के बड़े बड़े लोगों वाले दिखावे से थक गए हैं। सही बात है। खासतौर पर महामारी के बाद लोग अपने घरों में आराम और सुकून चाहते हैं, न कि ऐसा माहौल जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया हो। तो अगर कोई इस सोच को अपनाना चाहे और उसके पास कोई डिजाइनर भी ना हो, तो ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इतनी सारी चीजों पर ध्यान देना, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्या कोई एक ऐसी चीज है जहां किया गया निवेश सबसे ज्यादा मायने रखता हो? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये इस फलसफे के दिल में उतरता है, जो है एहसास। निकोलस के हिसाब से वो एक चीज आपका सोफा है। सोफा? हाँ, और इसके पीछे का तर्क सिर्फ दिखने के बारे में नहीं है। सोचकर देखिए, घर में सोफा वो चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा छूते हैं, महसूस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दिन भर की थकान के बाद हम उसी पर आकर बैठते हैं। सही बात है। हम अपनी साइड टेबल को दिन में शायद ही कभी छूते हों, लेकिन सोफे का इस्तेमाल घंटों होता है। इसीलिए निकोलस कहते हैं कि सोफे पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उसका कपड़ा ऐसा हो जो त्वचा को अच्छा लगे, उसकी बनावट इतनी मजबूत हो कि वो सालों साल चले। एक अच्छी क्वालिटी का सोफा पीढ़ियों तक चल सकता है, जबकि उसके ठीक बगल में रखी साइड टेबल किसी कबाड़ी बाजार से खरीदी हुई एक सस्ती सी चीज भी हो सकती है। वो मिक्स एंड मैच कमरे को और दिलचस्प बनाता है। तो आराम और एहसास से कोई समझौता नहीं। बिल्कुल। सिद्धांत यह है, उन चीजों पर निवेश करें जो आपके शरीर से सीधे संपर्क में आती हैं। एक अच्छा सोफा, एक आरामदायक बिस्तर, एक मुलायम कालीन। ये संतुलन बनाने की बात बहुत दिलचस्प है। क्या यही सोच रंगों के इस्तेमाल में भी दिखती है? मुझे डर है कि शांत या क्वाइट का मतलब सिर्फ सफेद, क्रीम और बेज जैसे उबाऊ रंगी ना हो। ये एक आम गलतफहमी है। शांत का मतलब रंगहीन नहीं है। इसका मतलब है कि रंग चिल्ला नहीं रहे। निकोलस चटक भड़कीले रंगों की जगह डीसैचुरेटेड रंगों का इस्तेमाल करते हैं। डीसैचुरेटेड? हाँ, ये वो रंग होते हैं जिनमें से थोड़ी चमक और ताकत निकाल दी गई हो, जो लगभग न्यूट्रल लगते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे अगर किसी को बैंगनी रंग पसंद है, तो वो क्या करे? तो वो चटक बैंगनी रंग की पूरी दीवार पेंट करने की जगह मॉव यानी हल्का गुलाबीपन लिए हुए बैंगनी रंग के कुशन इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। या चमकीले नारंगी की जगह ईंट जैसा गहरा रंग चुन सकता है। पन्ना हरे की जगह ऑलिव ग्रीन का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह के रंग कमरे में गहराई लाते हैं, उसे बोरिंग नहीं होने देते, लेकिन वो आंखों को चुभते भी नहीं है। मतलब जब आप कमरे में घुसते हैं तो आपको रंग दिखते नहीं, महसूस होते हैं। बिल्कुल। फिर से वही फुसफुसाने वाली बात। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण निकोलस के अपने फर्नीचर कलेक्शन की एक टेबल है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बातचीत में किया है। वो इस पूरी सोच का एक ठोस सबूत जैसी है। हाँ, वो टेबल इस फलसफे का सार है। पहली नजर में वो बस लकड़ी और कांच की बनी एक साधारण सी टेबल लगती है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो बारीकियां सामने आती हैं। वो कांच कोई आम मशीन से बना प्लेन कांच नहीं है। अच्छा। वो 2 इंच मोटा हाथ से बनाया गया हॉट कास्ट ग्लास है, और हाथ से बने होने की वजह से
उसकी सतह पर एक हल्की पानी जैसी लहर होती है जो उसे अनोखा बनाती है। और उसकी लकड़ी भी खास है। उस पर ब्रश करके एक सफेद फिनिश दी गई है जिससे लकड़ी की नसें उभर कर दिखती हैं और छूने पर महसूस होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कारीगरी का असली कमाल तो कहीं और ही छिपा है। बिल्कुल, और ये हिस्सा कारीगरी के महत्व को दिखाता है। जब कारीगर उस टेबल को बना रहा था तो उसने देखा कि हाथ से बना होने के कारण कांच की सतह हर जगह से पूरी तरह सपाट नहीं थी। मतलब उसमें हल्का उतार चढ़ाव था। हाँ, अब अगर उसे ऐसे ही लकड़ी के फ्रेम में लगा देते तो उस पर रखा पानी का ग्लास भी लुढ़क सकता था। ये तो एक बड़ी समस्या है। तो उसने क्या किया? एक मशीन शायद कांच को ही घिसकर सीधा कर देती, लेकिन उस कारीगर ने कांच की उस खामी का सम्मान किया। उसने कांच को बदलने की बजाय लकड़ी के उस खांचे को जिसमें कांच को बैठना था हाथ से इस तरह से तराशा और बराबर किया। हाँ, इस तरह से बराबर किया कि वो कांच की ऊंची नीची सतह के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो जाए। उसने लकड़ी को कांच के हिसाब से ढाला, कांच को लकड़ी के हिसाब से नहीं। ये तो कमाल है। मतलब वो कारीगरी वहां मौजूद है लेकिन वो अपना ढिंडोरा नहीं पीट रही। सही कहा। ज्यादातर लग्जरी ब्रांड तो ठीक इसका उल्टा करते हैं, वो अपनी कारीगरी को जोर जोर से दिखाते हैं। और यही क्वाइट लग्जरी है, वो बारीकी, वो मेहनत, वो कारीगरी जो पहली नजर में शायद दिखाई न दे, लेकिन जब आप उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो उसका अनुभव बेहतरीन हो जाता है। आपको पता चलता है कि किसी ने इस पर सोचा है, मेहनत की है। ये गुणवत्ता है जो महसूस होती है, दिखती नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आती है उसका सार ये है कि क्वाइट लग्जरी सिर्फ एक स्टाइल या ट्रेंड नहीं है। नहीं, ये एक मानसिकता है। ये दिखावे पर बारीकी को तरजीह देना है, संख्या पर गुणवत्ता को चुनना है और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा पर अपने व्यक्तिगत आराम और सुकून को प्राथमिकता देना है। बिल्कुल, ये उन चीजों में निवेश करने के बारे में है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक शांत, सुकून भरा और बेहतरीन एहसास लेकर आए। इसका मकसद सिर्फ ऐसी चीजें इकट्ठा करना नहीं है जो महंगी दिखें या जिनका ब्रांड नेम बड़ा हो, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जो सच में आपको अपना लगे, जो आपकी कहानी कहे और जहां आप दिन के अंत में आकर सच में आराम महसूस कर सकें। ये बाहर की दुनिया के शोर से बचने के लिए बनाया गया एक शांत कोना है। अंत में एक विचार जो मेरे मन में रह गया है। कहिए। इस बातचीत में उस कारीगर का जिक्र आया जिसने कांच की एक प्राकृतिक खामी को ठीक करने के लिए अपने डिजाइन में हाथ से बदलाव किया, उसे परफेक्ट बनाने की बजाय। ये हमारे लिए एक विचार छोड़ जाता है। हमारी अपनी दुनिया और हमारे रहने की जगहें कैसी दिखेंगी और महसूस होंगी अगर हम भी सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय चीज़ों के पीछे की मानवीय मेहनत और उनकी स्वाभाविक सुंदर खामियों की कदर करना सीख जाएं। शायद असली विलासिता इसी सोच में छुपी